तो चलते हैं। इतना बढ़िया दिवाली का ऑफर क्या हो सकता है। सही बात है। धन लेके चलो, कल धनतेरस है। बोले मैं प्रेम की कवियत्री हूँ, चलो उस पार चलते हैं। प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग का खलल है। क्या होगा, वहीं से खींच लेते यार, कहीं से भी खींच ले, ये झालरी झालरानी है। मेरी पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट शानदार हूं। और राठ के जो लोग हैं वो पैकिंग देख के माल नहीं खरीदते। ये कह रही थी प्रेम की कवियत्री हूँ, चलो उस पार चलते हैं। बेकार की बातें हैं ये, प्रेम प्रेम में कुछ नहीं रखा चचा जान। आई समझे, जीते जी ईद है वरना 40 ही है। जो 72 और 144 क्या हुआ? अरे आवाज मैंने निकाली कहाँ है अभी यार, मुझे तो निकाल लेने दो। ये जो 72 हूरें या 144 हूरें बताई गई हैं, ये भी दिमाग का खलल है। जितनी हूरें हैं वो सब यही हैं, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। मुझे तो मुनव्वर राना की 4 पंक्तियां याद आती हैं, सुमन दुबे जी। दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है। दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है। इबादत गाह किसकी है, इबादत कौन करता है। यहाँ से रेल की पटरी बहुत नजदीक है सुमन, चलो हम फैसला कर लें मोहब्बत कौन करता है। तो जब फैसले की घड़ी आती है तो कुछ नहीं आता है। सुमन दुबे के बाद आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कंगना रनौत के बाद योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन रहे हैं। लेकिन मैं जब तक रहूंगा तब तक ठीक ठाक रहूंगा। आनंद से आनंद आनंद बरसाएंगे। अपन तो आनंद की वर्षा के लिए हैं। भाई साहब भी मेरे कहने पर मुंडी हिला रहे हैं, हिलाएंगे क्यों नहीं, मेरे साड़ू भाई हैं। आप उनका सरफेस देखिए और मेरा सरफेस देखिए। साड़ू जानते हैं आप लोग, पता है सबको साड़ू क्या होता है, या मैं बताऊं, या मुझसे पहले वाले कभी बता चुके हैं। साड़ू वो 2 ग्राहक होते हैं जो एक ही दुकान पे ठगे जाएं। ये जरा पहले ठग गए, मैं बाद में ठगा। मैं व्यंग का विद्यार्थी हूं। हास्य वो होता है कि आपने बटन दबाया सीधा बल्ब जला। व्यंग होता है ट्यूबलाइट की तरह, खटका दबाओगे थोड़ी सी चौक लेगा वो, फिर फक 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 ये उजाला कर दिया। बस व्यंग में और हास्य में इतना सा अंतर है। जैसे मैं आपको बताऊं व्यंग है क्या, आप अगर समझ जाए तो समझना। पढ़ा लिखा कवि हूं और इसलिए मैं पढ़ रहा हूं मैं कि मैं ये भी मानता हूं कि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। अन्य कवियों से ये भाषा नहीं सुन पाओगे, आजकल ये बड़ी विलक्षण भाषा हो गई है। बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े लेखक हुए थे, उन्होंने एक संस्मरण में लिखा कि एक बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक सदस्य अचानक खड़ा हो गया और उसने आरोप लगाया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये जितने भी सदस्य हैं उनमें से आधे लोग भ्रष्ट हैं। तो सदन के सारे लोगों ने उस पर आपत्ति की और सदन का बहिष्कार करके चले गए। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने इस पार्लियामेंट के लोगों को भ्रष्ट कहा, ये जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। जब दबाव बना तो अगले दिन उस आदमी ने माफी मांगी। बोले मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और अब ये कहना चाहता हूं कि इस सदन के आधे लोग भ्रष्ट नहीं हैं। वाह 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 वाह, अच्छा उदाहरण दिया। तो व्यंग वो है जिसमें कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, सोचा कुछ जाए और फिर समझा कुछ जाए। बस उसका आनंद लो, एक एक व्यंग का मजा लेना जहां अच्छा लगे। देखो इन कवियत्रियों का तो काम चल गया ताली मालियों से। मेरे को तो क्या विस्फोट में काव्य पाठ करने की आदत है, हिंदुस्तान ने बिगाड़ दी है मेरी, तो मैं बस वो विस्फोट देखना चाहता हूँ। 17-18 साल में तो इनने बुलाया है, अब मैं क्या आऊंगा, मेरी खबर ही आएगी।
ऐसे ही अगर ये बुलाते रहे तो आया हूं, देर आया हूं, दुरुस्त आया हूं, आनंद लीजिएगा। एक एक व्यंग का मजा ले। चाय वाले तू बैठ जा, चाय वाले से कुछ नहीं कहना चाहिए। चाय वाला तो जहां देखो वहां उसे हतोत्साहित करो, उसे कभी प्रोत्साहित मत करो। अगर आपने चाय वाले को प्रोत्साहित कर दिया, आगे चल के वो आपको हतोत्साहित कर देगा। इस पर केवल सरदार खुश हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सरदार किस पार्टी का सदस्य है। आराम से। राठ में पुरुष भी जोड़े से ही चलते हैं। दे दे। कमेटी के खास लोगों को चाय दी जा रही है, जिन्होंने सही वक्त पर चंदा दिया। मंडली इनका हार्दिक आभार प्रकट करती है। बैठ जा बेटा। सबको पिलाएगा मैं तो पहले। ब्राह्मण का बेटा हूं, किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। दे दे बेटा। तो एक एक व्यंग का मजा लो, जहां अच्छा लगे मजे लेना। व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, दृष्टि खुली रखो। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है। मुझे तो याद है, एक बार एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। कोई बात नहीं। एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। मल्लिका है उसने अंधे भिखारी को। बहुत अच्छा। इधर के लोगों के हाथ अगर किसी अन्य काम में व्यस्त ना हो तो आप लोग भी तालियां बजा सकते। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, वैसे ही उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले, भैया ऐसे 5 रुपए नहीं यार, इसे पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। वाह 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 वाह। तालियां आपकी कम है, मैं फिर प्रयास करता हूं। बस व्यंग में कहा कुछ जाए, सुना कुछ जाए, समझा कुछ जाए। एक एक व्यंग का आनंद लेना। आप ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा हूं, आप तो ये देख लेना मैं किस अदा से कह रहा हूं और उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देख के तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। वाह 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 वाह। समझ गए ना आप? आ गई आपकी समझ में? अच्छा, नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको फिर सुनाता हूँ। एक लघु कथा सुनो, समझाइए। मजेदार। पहली बार सुनोगे आप जी। सरदार, तुम भी पहली बार सुनोगे और तुम्हारे सुनने के बाद ये फिर पहली बार नहीं रहेगा। एक भूत के बेटे ने अच्छा। एक भूत के बेटे ने अपने बाप से कहा, पापा हम लोग भी कितने यूनिक हैं, कितने डरावने हैं, हमें देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं। तो अनुभवी बाप ने डांटते हुए बेटे से कहा, अबे अपनी इस काबिलियत पर इतना मत इतरा, अभी तूने बिना मेकअप की महिलाएं देखी कहां हैं। समझ गए ना? एक एक आदमी की समझ में आ रही है। अब ये मारदंड जी है,
मार्तंड जी कह रहे थे, बोले वो पाकिस्तान में आग लगा दो, इनको फाड़ दो, इनको ताड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की समस्या नहीं है अपने की। अपने हिंदुस्तान की जो मूल समस्या है वो मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान की समस्या ये भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान नहीं है। जो मूल समस्या है वो सुन लो, और अगर समझ में आ जाए तो राठ के लोगों उतना विस्फोट कर देना कि लगना चाहिए कि राठ में कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। अब मूल समस्या ये है कि मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। मैंने जब मुसलमान का चेहरा लगाया तो हिंदुओं ने मुझे पीटा। बाद में मैंने एक सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलके पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। वंदे मातरम। भारत माता की। जय। हो गया भाई काम, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। भारत माता की जय बुलवाने के लिए वीर रस का कवि होना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी बजवा लो, ये तो भोले वाले लोग हैं। इनसे भारत माता की जय करवा लो, वंदे मातरम करवा लो, उसके अलावा भी जो होता है वो करवा लो। जनता है, ये जनता जनार्दन है। आपकी समझ में आ रहा है ना व्यंग? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको फिर समझाता हूं, और समझ जाओ तो मुझे समझा देना आपके व्यंग समझ रहे हो आप। मैं आपको आज की रात में व्यंग समझाऊंगा। जब आप व्यंग समझ जाओगे फिर कविता पाठ करूंगा। ये कविता पाठ का हिस्सा नहीं है, ये तो मैं आपको अपने लायक बना रहा हूं, या यूं मान के चलिए मैं आपके लायक बनना चाह रहा हूं। एक एक व्यंग का मजा लेगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, ये पिछली 26 जनवरी को श्री बराक ओबामा को भारत बुलाने की क्या आवश्यकता थी? वो बोले हमने देश से वादा किया था, शीघ्र ही काला धन भारत लाएंगे। आ गए भाई, वाह 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 वाह। समझ गए ना? और एक थे वो लाला रामदेव। अब ड्रामा सुन। लाला लाला अब वो बाबा तो रहे नहीं। जो आदमी कारोबार करने लगे वो फिर बाबा नहीं रहता। वो लाला रामदेव, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। बोले ये सरकार बदल दो, मैं बता रहा हूं वो सरकार ले आओ। वो सरकार आ गई तो विदेशों से काला धन भारत में आएगा, हम एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। हमने उनके कहने से सरकार बदल दी, काला धन आज तक नहीं आया। और एक बारीक व्यंग है, समझ जाओ तो मुझे दुआओं से नवाजना। एक दिन मिल गए मुझे फ्लाइट में। मैंने, बाबा जी आपने तो कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, सरकार बदल दो, हमने बदल दी, काला धन अभी तक नहीं आया। तो बाबा जी बोले मैंने कहा शर्म नहीं आती? सन्यासी होके झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। काला धन तो नहीं आया साहब, लेकिन 8 चीते आ गए देश में। देखा आपने? 8 चीते आए गए वो नामीबिया के जंगलों से, और वहां से लाके कहां छोड़े गए? मेरे मुरैना जिले के कूनो के अभ्यारण्य में। अब व्यंग देखना जहां मेरी दृष्टि गई है। और राठ के लोगों, खूबसूरत लोगों, कविता को जिस तमीज से आप सुन रहे हैं, कविता का ये तेवर देखना जिस तमीज से मैं बात कर रहा हूं। जहां मेरी दृष्टि गई है, डॉक्टर कीर्ति काले बैठी हैं, सुमन दुबे बैठी हैं, मेरे बड़े भाई कमलेश राजहंस मार्तंड जी बैठे हुए हैं, इन्हें सौंपता हूं। मेरी दृष्टि देखना। हास्य व्यंग में आपने चुटकुले लफ्फाजियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक व्यंगकार की दृष्टि सुनना। वो 8 चीते आए, नामीबिया के जंगलों से ला करके हमारे कूनो के जंगल में छोड़े। जब वो 8 चीते नामीबिया के जंगलों से चलने लगे तो बाकी बचे हुए चीतों ने उन 8 जाते हुए चीतों से कहा, भैया आप हिंदुस्तान जा तो रहे हो, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना। क्या पता वहां का वातावरण आपको रास आए ना आए। तो वो 8 चीते उत्साहित होके बोले, काका जी हमारी चिंता मत करो, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं।
समझ गए ना? सबकी समझ में आ रही है। एक व्यंग्यकार की नजर ऐसा, व्यंग्यकार इस समाज का आईना होता है, जो चेहरे दिखते हैं वही दिखाता है, और एक सभ्य समाज को एक व्यंग्यकार को सुनना आना चाहिए। एक व्यंग्यकार ही जो जो देश सच्चे लोकतंत्र की स्थापना वही कर पाते हैं जो एक व्यंग्यकार को सुन सकते हैं, एक कार्टूनिस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। और जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर तो आपकी खुल के मोहब्बत मिल जाए एक बार मुझे। वो 8 चीते जब भारत में आए तो एक अच्छी खबर आई 4 दिन बाद। उन 8 चीतों में जो मादा चीती थी, चीती चीती थी। उसने यहां आते ही 4 शावकों को जन्म दिया। 4 शावक पैदा किए उसने। और इस घटना के 3 दिन बाद फिर एक खबर आई, आपने अखबार में पढ़ी होगी। उन 8 चीतों में से एक चीता उस बाड़े को तोड़ करके जंगलों में भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ के पूछा, मैंने कहा भैया हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? तुम भागे क्यों? बोले नहीं शर्मा जी, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं है। हमें तो दुख इस बात का है कि जैसे तैसे तो हमारे कुनबे में 4 बच्चे पैदा हुए, उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं। और दोस्तों जहां मेरी नजर गई है उस नजर पर फिर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। यहाँ पत्रकार बैठे हुए हैं, एक बारीक नजर देखना। हमारे पत्रकारों ने और टेलीविजन ने तो गजब ही कर दिया। टेलीविजन बता रहे हैं ये वो चीते हैं जो एक बार दौड़ना प्रारंभ कर दें तो 3 सेकंड में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं। तभी एक चिड़ा हुआ कांग्रेसी बोला, और बोले इन भागते हुए चीतों के पीछे अगर ईडी और सीबीआई लगा दी जाए तो यही 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निकाल के देंगे। और अंत में जहां मेरी नजर गई है उस नजर पर मुझे मोहब्बत मिल जाए। वो 8 चीते जिस वायुयान से लाए गए थे, जब वो वायुयान जाने लगा तो एक सजग पत्रकार ने कहा इस वायुयान को यहां से खाली क्यों जाने दिया जा रहा है? हमारी राजनीति में भी कई ऐसे जीव जंतु हैं जो नामीबिया के जंगलों में छोड़ने लायक हैं। बस ये है व्यंग की यात्रा। यहां से बस एक एक व्यंग का आनंद लीजिएगा साहब। और इससे बड़ा इस देश में व्यंग क्या होगा? हमने 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले ही नहीं। और अब ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें की, मैंने नहीं की। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के केवल एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वे ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और एक व्यंग आपकी अदालत में रखता हूं, यहां महिलाएं बैठी हुई हैं। एक दर्द एक पीड़ा मैंने जो उठाई है, पूरी दुनिया में मेरे नाम से बदनाम हुआ। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। वाह 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 वाह। और मित्रों, राठ में अगर ये बात नहीं समझी गई तो एक जिम्मेदारी का व्यंग आपकी अदालत में रखता हूं, शायद आप समझ जाएं। रात्रि को 3 बजे मैं कवि सम्मेलन से लौटने के बाद जब घर पहुंचा, मैंने श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ये है व्यंग की पीड़ा। इस पीड़ा तक आप पहुंचे उसके लिए साधुवाद। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारा देश कल भी जिंदाबाद था, हमारा देश आज भी जिंदाबाद है, हमारा देश कल भी जिंदाबाद रहेगा। इस देश का कुछ नहीं बिगड़ना। इस देश में अगर कुछ बिगड़ा है तो केवल ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूं।
यही कितना बड़ा व्यंग है। देखिए, आत्म व्यंग सबसे बड़ा होता है। जिस दिन मैंने अपने आप में सुधार कर लिया, देश के सुधरने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1/140 करोड़ हिंदुस्तान में खुद हूं।